मैंने जैसे कि आपको बताया, मैं काफी मतलब एग्जाम्स मैंने दिए थे पहले भी। तो स्टार्टिंग में मतलब ऐसा रहता था कि आपने कोई खास करके रीजनिंग में कोई आपने ऐसा पैटर्न पकड़ लिया, ऐसी कोई पजल पकड़ ली, या कुछ ऐसा कर लिया आपने जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे साथ जो एक फ्लोर वाले क्वेश्चंस आते हम्म। हैं, फ्लोर वाले आते थे, फ्लैट ए और फ्लैट बी। हेलो एवरीवन, हाय। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और हमारे साथ हैं आयुष अग्रवाल। आयुष ने अभी एसबीआई एग्जाम क्लियर किया है। आयुष, आप बताइए, आप कैसे हैं? कैसा लग रहा है आपको एग्जाम क्लियर करके? Hello. Thank you so much, ma'am, for your warm wishes. Ma'am, after clearing the exam, I feel very light. All the tension have been evaporated and I feel very joyful. And सब कुछ आसान हो गया है काफी, मतलब चीजें लाइट लग रही हैं। जो पहले टेंशन होती थी अब वो कुछ नहीं हो रही। अब सब कुछ लाइफ एकदम इजी गोइंग फील हो रही है अभी। दैट्स गुड। आयुष, मैंने मेंशन किया सिर्फ एसबीआई। आई वांट यू टू टेल अस कि आपने कौन सा एग्जाम एग्जैक्टली क्लियर किया है और कौन से एग्जाम्स के आपके रिजल्ट अभी आना बाकी हैं। मैम, मैंने जो एग्जाम क्लियर किया है वो है एसबीआई जूनियर एसोसिएट, और अभी आई एम एक्सपेक्टिंग रिजल्ट फॉर आईबीपीएस पीओ मेंस एंड IBPS clerical final result that will publish on 1st of April. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर क्लियरिंग द एग्जाम आयुष। नाउ अब हम Thank you, ma'am. अब हम आपसे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, कब की स्पेसिफिकली, आपका बैकग्राउंड क्या था। क्योंकि कई बार होता है बैकग्राउंड हेल्प करता है और बहुत बार होता है कि बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल अपोजिट होता है बैंकिंग पर्सपेक्टिव से। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे स्टार्ट किया वो सब बताइए। Uh, मैम, मैं आगरा का रहने वाला हूँ। मेरी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन आगरा से ही हुई। बेसिकली कोविड के टाइम पर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तब। तो मेरे को ये था, घर पर रहा तो देखा सब कुछ कि गवर्नमेंट सेक्टर में फिर भी स्टेबिलिटी है। काफी लोगों की जॉब्स वगैरह गए, तो मेरे को लगा कि करना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर में ही कुछ तैयारी वगैरह। पर बाकी एग्जाम्स को देखा तो लगा कि जो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट एग्जाम है वो बैंकिंग का है, जिसमें एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैलेंडर होता है और टाइम पर रिजल्ट आ जाते हैं। तो मैंने फिर बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैंने बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो मेरे लिए नया था सब कुछ, मैथ्स पढ़ना, रीजनिंग पढ़ना। तो मैंने धीरे धीरे अपना स्टार्ट किया, और मैंने बेसिकली 2022 से स्टार्ट किया था आपने प्रिपेयर एग्जैक्टली करना। करना प्रिपेयर करना 22 से स्टार्ट किया था। यस मैम। यस मैम। तो अभी जैसे आपने बोला कि बिल्कुल डिफरेंट था, तो जब आपने स्टार्ट किया, क्या चीज आपने इजीली कोप अप कर ली? 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, वी डू हैव राइट, इंग्लिश, आपकी यस मैम। क्वांट, आपकी रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ कोर्स इन द मीन्स। तो क्या चीजें थी जब आपने पहले बार एनकाउंटर किया, बीट इंग्लिश, बीट क्वांट, एनीथिंग, जो आपको लगी कि हाँ ये चीज तो मैं कोप अप कर लूंगा, या इस चीज में मुझे बहुत मेहनत की जरूरत है? तो ऐसे वो कौन से सब्जेक्ट्स थे? मैम, बचपन से मेरे को थोड़ा जीके पढ़ने का शौक रहा था। तो मैं काफी क्विजेस भी अटेंड किए थे मैंने, बॉर्नविटा क्विजेस वगैरह। तो वहां से मेरा इंटरेस्ट हमेशा था जीके में, तो उसमें मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई। और मेरी मैथ्स भी अच्छी थी। दो आई एम ए बायो स्टूडेंट, पर मैथ्स में मेरा ठीक था कि मतलब हाँ, मुझे अच्छा लगता था। स्टार्टिंग में टाइम लगता था मुझे, पर मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता था। स्टार्टिंग में मुझे जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी वो रीजनिंग में हुई थी। वो पैटर्न्स को समझना, पजल्स को समझना, तो उसमें मेरे को टाइम लगा था। और इंग्लिश में मतलब रीडिंग वगैरह करी थी, तो उससे थोड़ी चीजें इजी हो गई थी। पर रीजनिंग में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पर टाइम के साथ प्रैक्टिस करने के बाद वो भी चीजें इजी होने लग गई फिर। ओके। तो आप क्वांट्स में अच्छे थे, आप जीके में अच्छे थे, यू सेड आप क्विजेस एंड ऑल भी देते थे। यस मैम। यस रीजनिंग मैम। में आपको थोड़ा इशू हुआ, इंग्लिश कैसा था? इंग्लिश मैम ठीक था, मतलब आई कांट से कि बहुत ज्यादा अच्छा था, आई कांट से बहुत ज्यादा बेकार था, मतलब अबव एवरेज था, ठीक था अब वो इंग्लिश। क्योंकि बचपन से ही स्कूल में इंग्लिश मीडियम था, इंग्लिश में ही सब कुछ किया था, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आई इंग्लिश में। और बैंकिंग में बेसिकली ज्यादातर रीडिंग रीडिंग वाला पार्ट ही रहता है, ग्रामेटिकल पार्ट उतना आता नहीं है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं हुई थी। ठीक है। तो अब हम एक बार बात करते हैं, जैसे आपने बोला 3 सब्जेक्ट्स जो थे वो आपने अच्छे से, आपको यू आर इक्विप्ड विद इट, बेसिकली यू नो द सब्जेक्ट्स राइट। तो बाकी एक यस। सब्जेक्ट था रीजनिंग, जिसमें आपको थोड़ा इशू हुआ कोप अप करने में, राइट।
तो अगर हम यस मैम। स्टार्ट करें रीजनिंग के साथ ही, तो रीजनिंग की प्रिपरेशन जब आपने करनी शुरू की, जब आपने सिलेबस देखा, चीजें देखी, प्री मेंस का लेवल देखा, दोनों में फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है, चाहे वो रीजनिंग हो, यस मैम। क्वांट हो, ठीक है। और जीए तो बिल्कुल यस मैम। इंट्रोड्यूस ही हो जाता है मेंस में। यस मैम। तो कैसे आपने रीजनिंग को प्री लेवल पे, कैसे आपने उसको शुरू किया पढ़ना, और मेंस लेवल पे कैसे शुरू किया, क्या साथ साथ ही मैम किया? स्टार्टिंग यस मैम, मैम स्टार्टिंग में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, पहले मतलब बिना टाइमर वगैरह के पीडीएफ जो बंडल है, जो क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस मॉक पर ही अवेलेबल हैं, वो उन क्वेश्चन से मैं पहले सॉल्व करता था। उसमें कोई टाइमर वगैरह नहीं लगाता था मैं। पहले उन्हें सिर्फ ट्राई करता था कि वो सॉल्व हो जाए। फिर धीरे धीरे पहले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते थे, फिर क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हुए। तो फिर मैंने थोड़ा क्विज वगैरह जो अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज, और प्रैक्टिस मॉक पर ही काफी चीजें अवेलेबल हैं जो कि फ्री हैं, मतलब आपको सब्सक्रिप्शन की भी जरूरत नहीं है। तो उन चीजों की तरफ स्विच किया, तो उसमें एक टाइम के साथ थोड़ा पैरेलल रन करना स्टार्ट किया। तब उसमें पता चला कि हाँ अभी लैग हो रहा है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं पर उतनी ज्यादा स्पीड से नहीं हो रहे। तो फिर उनकी रेगुलर प्रैक्टिस करी टॉपिक वाइज, और 10-10 मिनट के जो छोटे छोटे टेस्ट होते हैं वो वाले टेस्ट दिए। क्विज़ेस। तो फिर उससे थोड़ा स्पीड भी बढ़ी उससे। तो उससे काफी मुझे हेल्प मिली। जो छोटे छोटे क्विज होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं या सेक्शनल होते हैं बेसिकली, तो सेक्शनल से काफी हेल्प हुई थी उसे करने में। पहले मैंने स्टार्ट किया था बिना टाइम के, फिर जब कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर होने लगे तो फिर मैंने टाइम की तरफ स्विच किया, तब वो दोनों चीजें साथ में पैरेलल हो गई थी। जीके से शुरू करें, अगर जीके में मूव करें, तो जीके आपने जनरल अवेयरनेस को कैसे टैकल किया था? मैम पहले मैं जीके को समझता था कि नॉर्मल जीके है जो जैसी हम पढ़ते हैं करते हैं, पर बैंक में बाद में जब प्रिपरेशन स्टार्ट की तो पता चला कि बैंकिंग अवेयरनेस करके पूरा एक स्पेसिफिक वो अलग ही होता है जो बैंक के एग्जाम्स में आता है। तो उसके लिए मैम यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देखता था मैं नॉर्मली। फिर एक मंथली पीडीएफ आती है प्रैक्टिस बजूका मॉक के की नाम तरफ से से। ही उस। यस मैम, तो वो उससे काफी हेल्प हुई। तो वो एग्जाम ओरिएंटेड और एकदम एग्जाम स्पेसिफिक होती है बैंकिंग के लिए। तो उससे मुझे काफी हेल्प हुई, तो मैं मंथली वाली वो पढ़ लेता था। और फ्री क्विज अवेलेबल था जिसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। उससे काफी हेल्प हुई थी। मतलब वो एक एक हफ्ते के अंदर आपको दो क्विज मिल जाते हैं। वो उसमें 50-50 क्वेश्चंस ईच होते हैं। तो एक महीने के लिए लगभग उसमें 8 क्विज मिल जाती थी, तो उसमें लगभग सब कवर हो ही जाता था। तो उससे काफी हेल्प मिली थी मुझे। और स्टैटिक पार्ट आपने नॉर्मल जैसे आप पढ़ते हैं? मैम स्टैटिक पार्ट यस मैम, यूट्यूब के थ्रू किया था वो। मैंने एक वीडियोस वगैरह में देखता था, उसके थ्रू किया था। ओके। तो अगर मैं क्वांट की बात करूं, क्वांट आपने प्री और मेंस का दोनों में फर्क होता है, राइट? यस मैम। तो आपने स्टार्ट एक साथ ही प्रिपरेशन की थी जब आपने प्री के लिए आप पढ़ना शुरू करते हैं, तभी आप बेसिकली एग्जाम्स में आप मेंस लेवल तक का क्वांट या रीजनिंग पढ़ लेते हैं, या फिर आप प्री देने के जब बाद मेंस पे स्विच करते हैं? मैम जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो इतना आइडिया नहीं था कि इतना ड्रास्टिक फर्क होता है मेंस के लेवल में और प्री के लेवल में। तो स्टार्टिंग तो मैंने प्री के हिसाब से ही की थी, जो नॉर्मल क्वेश्चंस होते थे। पर धीरे धीरे जैसे मैंने मॉक दिया जब सबसे पहला मेंस का, मैंने देखा कि इसके लेवल में और उसके लेवल में डिफरेंस अलग है थोड़ा। तो फिर मैंने उसी हिसाब से फिर मेंस की भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर ही दी थी, रिस्पेक्टिव कि प्री है या मेंस है। मैं मेंस के ही क्वेश्चन लगाता था, उससे प्री आराम से कवर हो जाता था। पर स्टार्टिंग में थोड़ा क्लैरिटी नहीं थी, तो मैंने सिर्फ इजी वाले क्वेश्चन ही किए थे। और जब मैंने मॉक दिया मेंस का तो मुझे पता चला कि हाँ कि मेंस का लेवल तो बिल्कुल ही ऑल थ्रू अलग है। तो फिर मैं सिर्फ मेंस के ही क्वेश्चन सॉल्व करता था, मतलब प्री का इतना कुछ वो था नहीं फिर। तो आप यहाँ पे बच्चे को क्या एडवाइस करना चाहेंगे, अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है, तो क्या उसे भी ऐसे ही मेंस पहले प्रिपेयर करना मैम चाहिए, मैम या सबसे अलोंग पहले विद? तो मेरे अकॉर्डिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल बेसिक से होनी चाहिए। क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में उनका लेवल काफी डिफरेंट हो चुका है। मतलब एक कॉन्सेप्ट के अंदर भी काफी कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो अगर जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है आप उस क्वेश्चन को क्रैक नहीं कर सकते, और वो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं। अगर आपकी डेफिनेटली। प्रैक्टिस अच्छी नहीं है तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, खासकर मेंस मैथ्स के अंदर, मेंस के एग्जाम में। तो अगर पॉसिबल है तो कॉन्सेप्ट बनाने के बाद जो प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो मेंस के क्वेश्चन से ही करनी चाहिए। प्री के क्वेश्चन उससे आराम से हो जाएंगे। पर पहले सबसे पहले कंसेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए थोड़ा। बेसिकली पहले आप कंसेप्ट बिल्ड कीजिए,
एंड उसके बाद बोलते हैं अगर आपने मेंस अच्छे से पढ़ लिया तो प्री तो हो ही जाएगा। जब आप यस मेंस मैम, लेवल यस तक मैम। पहुंच गए तो प्री तो आप निकाल ही लोगे। ठीक है, तो इंग्लिश आपने बोला इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो इंग्लिश में आपको उतना इशू नहीं आया। बट यस इंग्लिश मीडियम स्कूल होना या इंग्लिश नॉर्मल टेक्स्ट बुक में पढ़ना और यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस को आंसर करना, क्या उसमें आपको बीइंग अ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कुछ फर्क लगा? क्या आपने कुछ एड ऑन चीजें, जैसे जनरली इंग्लिश मीडियम स्कूल होने के बाद भी देखा जाता है कि बच्चे ईडियम्स हो गए, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए, वन वर्ड हो गए, बहुत सारी चीजें होती हैं, या रीडिंग स्किल्स बढ़ा लेते हैं जो पहले नहीं होती है उनकी स्कूल लाइफ में। जो बच्चे बेसिकली अगर कोई नॉवल या कोई रीडिंग हैबिट किसी की है तो दे आर गुड एट इट, जिनकी नहीं है स्कूल लाइफ यस में तो उन्हें वो डेवलप करनी पड़ती है। तो क्या आपके केस में भी कुछ ऐसा हुआ या एवरीथिंग वाज एज स्मूथ एज इट लुक्स लाइक? मैम, इंग्लिश को कॉम्प्रिहेंड करने में एज सच कोई मुझे स्टार्टिंग से प्रॉब्लम नहीं थी। पर एक जो था स्क्रीन पर इंग्लिश को पढ़ना और एक आप बुक से पढ़ रहे हैं, तो उस चीज में थोड़ा डिफरेंस था। और बेसिकली रीडिंग, अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आता है एग्जाम में बैंकिंग के, और थोड़ा एक वोकेबलरी का रहता है कि आपकी वोकेबलरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। उसमें वो फिलअप्स आते हैं और पैरा जंबल्स वगैरह आते हैं, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी वो पूछ लेता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स या मिसिंग वर्ड वगैरह। तो उसमें थोड़ा वोकेबलरी ज्यादा प्ले करती है रोल। तो पहले तो मैंने थोड़ी रीडिंग एबिलिटी अपनी डेवलप करी, मैं कुछ ना कुछ रीड करता रहता था, मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने सजेस्ट किया था मुझे, कुछ वेबसाइट्स वगैरह बताई थी, और न्यूज़पेपर वगैरह मेरे को सजेस्ट किए थे, तो मैं न्यूज़पेपर रीडिंग ने मेरी बहुत हेल्प करी। मैं न्यूज़पेपर पढ़ता रहता था, मतलब जैसे स्पोर्ट्स मुझे पसंद था तो स्पोर्ट्स वाला कॉलम पढ़ लेना या कुछ भी ऐसा पढ़ लेना। तो अगर आप नॉर्मली पढ़ते हो और एक स्क्रीन पर पढ़ते हो तो उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। स्क्रीन से आप बिल्कुल ऐसा लगता है कि हाँ, आपको आदत हो जाती है उस चीज को रीड करने की स्क्रीन के ऊपर। तो उस चीज ने मेरी हेल्प करी। मैं ऑनलाइन कुछ ना कुछ रीड करता रहता था, तो उससे वोकेबलरी बिल्डिंग में हेल्प मिली। चीजों को गूगल करना कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है। एंड ऑफ द डे पता नहीं है वही वर्ड कहाँ पर आपको वापस से मिल जाए, तो उसने मेरी हेल्प की थी। स्टार्टिंग में वोकेबलरी में प्रॉब्लम थी, पर वो टाइम के साथ वो ठीक होने लग गई फिर धीरे धीरे। जी। दैट्स अ ग्रेट एडवाइस आई वुड लाइक टू से, जो आपने अभी सभी बच्चों को दी जो आपको सुनेंगे, कि रीडिंग, एक आप न्यूज़पेपर को रीड कर रहे हो और एक आप किसी में भी, चाहे आपका फोन है चाहे आपके लैपटॉप है, कोई भी डिवाइस है, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर आप उस पे रीडिंग, इलेक्ट्रॉनिक रीडिंग कर रहे हो, बेसिकली लैपटॉप पे अगर पढ़ रहे हो, तो वो ज्यादा सुटेबल है, बिकॉज जब आपका एग्जाम आएगा यस तो मैम। वो भी लैपटॉप पे ही होगा या वो भी पीसी पे ही होगा। तो वहां से आप फेमिलियर हो जाओगे, स्टार्टिंग से ही आपको लैपटॉप में या पीसी में ही पढ़ने की आदत होगी। तो जब एक्चुअली एग्जाम में आप रीड कर रहे होगे, चाहे वो किसी का भी क्वेश्चन हो, बीट रीजनिंग, बीट जीके, आप यस मैम। इजीली उसको रीड कर पाओगे। रीजनिंग क्वांट में भी, बेसिकली रीजनिंग में जब पजल्स एंड ऑल आती हैं तो वहां पे कई बार क्वेश्चन ही बड़ा होता है, पढ़ने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। तो जितना ज्यादा आप टेक्नोलॉजी के साथ बेसिकली इक्विप रहोगे यस मैम। उतना ज्यादा बेटर है। उतना ज्यादा आप बेसिकली टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है हमारे बैंकिंग एग्जाम में। यस मैम। और सारा खेल बेसिकली जो सबको लगता है वो टाइम प्लस आपको कौन सा क्वेश्चन पिक नहीं भी करना है, वो चीज भी होती है। कई बार होते हैं बच्चे यस मैम। उलझ जाते हैं। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा सेलेक्टेबिलिटी हुआ? इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस मैम। मैंने, जैसे कि आपको बताया, मैं काफी मतलब एग्जाम्स मैंने दिए थे पहले भी, तो स्टार्टिंग में मतलब ऐसा रहता था कि आपने कोई, खास करके रीजनिंग में कोई आपने ऐसा पैटर्न पकड़ लिया, ऐसी कोई पजल पकड़ ली, या कुछ ऐसा कर लिया आपने जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मेरे साथ जो एक फ्लोर वाले क्वेश्चंस आते हैं, हम्म। फ्लोर वाले आते थे, फ्लैट ए और फ्लैट बी, मतलब वो पैटर्न हम्म। जो रहता था उसमें मुझे थोड़ा लगता था कि मेरे को ज्यादा टाइम लग रहा है। तो वो चीज मैंने देखी थी कि टाइम के साथ मेरे को इस पजल में कंपैरेटिवली और पजल से थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं उस पार्ट को थोड़ा इग्नोर करने की कोशिश करता था, बाकी हो जाता था, पर मैं उसको इग्नोर करता था इसके चक्कर में जो मुझे आता है वो ना छूट जाए। तो वो चीज मैंने थोड़ी आइडेंटिफाई करी थी कि मेरे को ये जो पार्ट है टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तो मैं उसको इग्नोर करने की कोशिश करता था। सॉल्व हो जाता था, पर उसमें मैं एक्स्ट्रा अपना टाइम डिवोट करना नहीं चाहता था कि उसके चक्कर में 5 क्वेश्चंस के चक्कर में मेरे 7 या 8 क्वेश्चन छूट जाएं।
तो मैं उसकी तरफ ज्यादा स्विच करना पसंद करता था। क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया फ्लो वाले क्वेश्चंस, बहुत लोगों के लिए वो बहुत इजी होते हैं, दो इट इज टाइम कंज्यूमिंग, यस मैम। बट पीपल थिंक इट्स मच इजियर देन अदर काइंड ऑफ कैटेगराइजेशन जो है पजल्स का। तो बच्चे उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि हम ट्राई करते हैं सॉल्व हो जाएगा, बट वहां पे एक चीज रह यस जाती है कि टाइम स्लॉट नहीं देख पाते, कि यस रेगुलर मैम। जो एक क्वेश्चन आपसे टाइम ले रहा है वो कंपैरेटिवली पजल का क्वेश्चन ज्यादा ले रहा है। और पजल में भी स्पेसिफिकली अगर आपने जैसे बहुत अच्छी चीज नोटिस की अपने अंदर, कि आपको फ्लैट्स वाले फ्लैट ए फ्लैट बी ऐसे करके आपको क्वेश्चंस में यस मैम। प्रॉब्लम हो रही है, तो उस आपने पजल में उसको थोड़ा टाइम लगता अवॉइड करना बेटर समझा और दूसरी जगह पे जहाँ पे आप थोड़ा बेटर हो सकते हो वहां पे अपना टाइम डिवोट करने का आपने सोचा। और बेसिकली जो चीजें होती हैं वो इतनी होती हैं कि कट ऑफ आपको निकालनी है। अब वो आप जितने है। कम टाइम में जितने ज्यादा क्वेश्चन आप करेक्टली आंसर कर दोगे वही आपको बेनिफिट करेगा। आपकी नॉलेज तो चेक होगी ही होगी, बट प्रेजेंस ऑफ माइंड भी वी कैन से चेक होता है कि यस उस टाइम पर उस पॉइंट ऑफ जब आप एग्जाम दे रहे हैं मोमेंट पे आप कैसे एग्जाम में बैठ रहे हैं, कैसे आप अप्रोच कर रहे हैं अपनी क्वेश्चंस को। और बेसिकली जीए में भी जो बच्चे करते हैं कई बार उनको थोड़ा बहुत ध्यान होता है तो वो गेस वर्क बहुत करते हैं। तो उस यस मैम। उस केस में आपने जीके के केस में आपने क्या गेस वर्क किया, कितना किया एज इन? मैम गैस वर्क नहीं किया, थोड़ी सेलेक्टिविटी वाली जो ऑप्शंस को रूल आउट करने वाला मेरे को उसमें बहुत हेल्प की। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई भी आता है तो आप उसमें दो ऑप्शंस ऐसे आते हैं जिन्हें आप बिल्कुल अलग कर सकते हो, रूल आउट कर सकते हो। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम का तो उसके अंदर मेंस क्रिकेट की हम बात कर लेते हैं तो उसके अंदर ऑप्शन आएगा एक नीरज चोपड़ा और एक रोहित शर्मा, विराट कोहली और एक कोई भी, जैसे बजरंग पूनिया कंसीडर कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत भी पता है तो आप नीरज चोपड़ा को और बजरंग पूनिया को बिल्कुल आप अलग कर सकते हो कि ये तो क्रिकेट एग्जैक्टली। से रिलेटेबल ही नहीं है। तो फिर राइट। आप बस दो ऑप्शंस में आपको करना रहता है, और अगर आपने थोड़ा वो कर रखा है तो फिर उससे काफी हेल्प मिल जाती है। अगर चीज मतलब ऑप्शंस को भी रूल आउट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो उसमें भी काफी हेल्प मिलती है। जो मतलब एकदम अनलाइकली चॉइसेस होती हैं आप बिल्कुल उन्हें हटा दो तो फिर आपके पास दो या मतलब तीन ही चॉइस बच जाती हैं, एक या दो तो बिल्कुल हट ही जाता है। तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। ये आपने मुझे जीके बिल्कुल में इससे काफी हेल्प मिली। ये आपने बिल्कुल बहुत सही बात बोली है। सिलेक्टिविटी जो है वो सिर्फ एक सब्जेक्ट या क्वेश्चन पर्सपेक्टिव से आपको नहीं देखनी चाहिए। अगर ऑप्शंस यस में मैम। आपको चीजें पता हैं, बहुत बार होता है हमें बहुत चीजें पता होती हैं, बहुत बार होता है हमें चारों ही ऑप्शंस पांचों ही ऑप्शंस बेसिकली नहीं पता है, सारे के सारे पांच ऑप्शंस नहीं पता है। यस। दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। अगर हम पांच में से तीन ऑप्शन भी एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो व्हाई नॉट, वी कैन गो फॉर दैट। बट इफ वी कैन यस। एलिमिनेट तो हमें सेलेक्टिविटी हर जगह पर जहां पॉसिबल है वहां हम लगा सकते हैं और लगानी भी चाहिए। सो आयुष, आपके आगे फ्यूचर गोल्स क्या हैं? मैम फ्यूचर गोल्स अभी आईबीपीएस पीओ का जो रिजल्ट है वो अभी एक्सपेक्टेड है। आई होप कि अच्छा आएगा। लास्ट ईयर भी मैं डेफिनेटली। इंटरव्यू में मतलब अपियर हुआ था। तो अब मुझे उम्मीद है कि उसमें कुछ अच्छा हो। और आगे मैं बैंकिंग में ही करियर देखता हूँ अपना। मैं अब आरबीआई के लिए प्रिपेयर करना चाहूंगा आगे, अगर मुझे मौका मिलता है और टाइम मिलता है। आरबीआई ग्रेड बी, राइट? यस मैम। दैट्स ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इट। और आप अभी जो लिसनर्स, जो बच्चे आपको सुन पा रहे हैं जो बेसिकली प्रिपरेशन फेज में हैं, एंड दोज हु वांट कि वो भी आपकी तरफ जल्दी से अच्छी सी जॉब ले लें इन 2025, बी इट एसबीआई क्लर्क, पीओ, ठीक है, या आईबीपीएस। तो जो भी लोग जैसे जिसका भी लाइक कोई पीओ टारगेट करता है, कोई क्लर्क टारगेट करता है, तो कलेक्टिवली अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहें बच्चों को तो वो क्या होंगी? मैम मेरा पर्सनल मानना है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत लो फेजेस आते हैं और प्रिपरेशन के बीच में अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो आप
मतलब थोड़ा लो फील करने लग जाते हैं, उस टाइम फ्रेम में ऐसा होता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल बंद हो जाती है, या फिर आप मतलब उसे सीरियसली लेना कम कर देते हैं। तो वो चीज थोड़ा मैंने देखा कि अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आपको चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई क्या बोल रहा है या कोई क्या आपके बारे में सोच रहा है, तो उससे आपको थोड़ा दूर रखना है। लोगों को सोचने से क्या उन्हें फर्क पड़ता है नहीं पड़ता, आपकी प्रिपरेशन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा, बैंकिंग के लिए खासकर मैं बात करूं तो इसमें मॉक मॉक अगर आपने देना बंद किया, बिना टाइम के साथ आपने प्रैक्टिस करी, बिना टाइमर लगाए या बिना मॉक के, तो उस चीज का कोई रेलिवेंस नहीं है जब तक आपको रियलिटी चेक नहीं मिलेगा कि आपने कितनी देर में कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, या फिर कितना टाइम आपको लग रहा है। तो मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हो सके तो सबको, अगर आप प्री की अभी तैयारी कर रहे हैं तो प्री का एक मॉक दे देना चाहिए, और हफ्ते में 2 मॉक तो देने ही चाहिए मेंस के। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर उनकी एनालिसिस, कि आपने उन्हें एनालाइज कैसे किया, किस पोर्शन में आपने सबसे ज्यादा टाइम लिया, किस टाइप के क्वेश्चन में आपने सबसे ज्यादा टाइम लिया। तो एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस यही 2 फैक्टर में बहुत है, मतलब इससे मतलब आपको थोड़ा ध्यान रख के चलेंगे तो जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। राइट, जैसे आपने बोला आपने 2022 में स्टार्ट किया एंड 24 इट टुक यू 2 इयर्स एंड आप मोटिवेटेड रहे, यस। तभी आप आज यहाँ पे हो। राइट, अगर आप डीमोटिवेट हो यस। जाते, थक के बैठ जाते कि नहीं अब तो 1 साल से ऊपर हो गया, या बहुत बच्चे होते हैं जैसे हम बात करते हैं या देखते हैं कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, बट कभी ऐसा होता है कि कोई चीज हम, कोई इशू पर्टिकुलरली, जैसे आपने अपने इश्यूज पे काम किया, उसको एड्रेस किया, उसके बाद उस पे काम किया, बहुत अच्छे से काम किया जैसे आप बता रहे हैं। राइट, बहुत बार यस। होता है हमसे चीजें छूट जाती हैं या हम मोटिवेटेड नहीं रह पाते, तो टाइम लग जाता है। तो उस केस में भी जैसे आपने अभी बोला कि मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, भले ही आपको 2 साल लग रहे हैं आयुष की तरह, या आप उससे ज्यादा भी दे रहे हैं तो इट्स फाइन, अगर आपको 3 साल भी लग रहे हैं इट्स फाइन। हर इंसान, हर पर्सन डिफरेंट होता है, ठीक है, नॉट एवरीबडी इज सेम, नॉट हर किसी का कोई प्लस होता होगा। आयुष को रीजनिंग में थोड़ा इशू हुआ, क्या पता आप रीजनिंग में थोड़ा बेटर हो, तो जिस चीज में आप बेटर नहीं हैं वहां पे बेटर होने की कोशिश करना, टाइम को मैनेज करना, जैसा अभी आयुष ने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ना सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में, आपकी लाइफ में भी। राइट आयुष? यस मैम। यस मैम, फॉर श्योर। So, anything else that you want to share with the students or with our audience? अब मैं बस यही कहना चाहूंगा कि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मतलब आप तैयारी करना छोड़ दोगे, पढ़ना छोड़ दोगे, पर उससे थोड़े टाइम का गैप हो जाएगा आपकी पढ़ाई के बीच में। हो सकता है आप 2-3 दिन बाद अच्छा फील करो, तब आपका पढ़ने का मन करे। हफ्ते भर बाद अच्छा मन करे, या 10 दिन बाद पढ़ने का मन करे। पर एंड ऑफ द डे डिप्रेस होने के बाद और लो फील करने के बाद पढ़ना आपको ही है। तो अगर हम खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो वो गैप नहीं आएगा बीच में, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको वापस उसी टाइम मतलब अपने उसमें आना पड़ेगा, साइकी साइकी में, और वापस से आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ेगी। जब पढ़ाई वापस से स्टार्ट करनी है तो उसे छोड़ना ही क्यों। बस एक ये मेरा वो था कि खुद का पॉजिटिव माइंडसेट हो तो बहुत आराम से बहुत जल्दी पेपर को हम क्रैक कर सकते हैं। मतलब बस यही था। बस आपको इतना ध्यान रखना है आपने शुरू कहाँ से किया था, किस वजह से किया था। जब भी आप डीमोटिवेटेड फील हो, तो एज आयुष सेड, बस इतना ध्यान रखिए कि आपने क्यों शुरू किया था और कहाँ से शुरू किया था। एक दिन आप हताश होंगे, निराश होंगे, द सेकेंड डे यू नीड टू स्टैंड अप। आप सोते हैं कुछ देर के लिए, फिर आपको उठना ही पड़ता है, तो इसी तरह थोड़ी यस। देर के लिए आप बैठ सकते हो, बट उसके बाद आपको उठना ही पड़ेगा, आपको आगे अपनी प्रिपरेशन आगे रखनी पड़ेगी, ताकि जल्द से जल्द आप भी आयुष की तरह अपने सपनों के करीब पहुंच सकें। So thank you so much, Ayush, for your time that you have given us, and all the थैंक best यू to मैम। you for your future endeavors, and basically, most importantly, for the RBI exam that you said you would be like going to give it in the future. So thank you so much for sharing थैंक your यू मैम। thoughts with थैंक us. यू। Thank you. थैंक यू मैम।